ओके, सो यस, हमने बायोमोलिक्यूल्स देन सेल डिविजन्स दोनों चैप्टर को खत्म करके वी आर मूविंग टुवर्ड्स सबका फेवरेट, पता नहीं आप लोगों को पसंद है भी या नहीं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। मैं जानती हूँ बच्चों की बहुत सारे स्कूल्स में, लाइक मोस्टली आप सभी के स्कूल्स में ये चैप्टर तो है डिलीटेड, बट हम लोग नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ रहे हैं ना, तो वहां पे तो कोई डिलीटेड नहीं है। दीपांशी, यशिका, बिमला, मेरी आवाज सही है आप लोगों को अभी? कंफर्म मी वंस, जल्दी से। एनी वन ऑफ यू? थैंक यू हरदीप। ओके, ग्रेट, फाइन। सो यस, लेट्स बिगिन। तो टू स्टार्ट विथ, हम लोग पहले ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, पहले वो चीज समझते कि भाई हमको ये चैप्टर पढ़ना क्यों है। हम लोग जैसे प्लांट का आपने एनाटॉमी में देखा है, मॉर्फोलॉजी में भी देखा है, क्या देखा है, सारे पार्ट्स की स्टडी करी है आप लोगों ने, करेक्ट? यू हैव स्टडीड द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, उनके डिटेल्स भी पढ़े हैं। वैस्कुलर बंडल जो है वो भी आपने वहां पे डिटेल में पढ़ा है, जाइलम टिश्यू हो गया, फ्लोएम टिश्यू हो गया। बट इस चैप्टर में आप उस चीज को पढ़ोगे कि भाई ये जो जाइलम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू है, ये काम क्या करता है एंड किस तरह से काम करता है। हमको ये तो पता है कि वाटर का सप्लाई करना, फूड को सप्लाई करना, बट कैसे, ऐसी क्या चीजें होती है प्लांट में जिससे वो फूड एंड वाटर को सप्लाई करेगा। बट बिफोर दैट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि हम ट्रांसपोर्ट को शुरू करने से पहले ये देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट जो होता है वो जनरली, एक तो हम जैसे हम कहते थे कि भाई मुझे कहीं पास में अगर जाना है, पास की दुकान में जाना है, तो मैं सिंपली पैदल चले जाऊंगी, किसी कोने तक जाना है मैं पैदल चले जाऊंगी। दूर जाना है तो मैंने स्कूटी ले ली मान लो, या मैंने कार ले ली। और भी ज्यादा दूर जाना है तो मैं सिंपली आई टेक अ ट्रेन और अ बस, है ना? तो दूरी के ऊपर क्या होता है, दूरी के ऊपर ये मैटर करता है कि मैं कैसे ट्रांसपोर्ट करवा रही हूँ। सेम चीज एप्लीकेबल होगा बच्चों फॉर द प्लांट्स ऑल्सो, क्योंकि क्या होता है, अगर एनिमल्स में हम कंपेयर करें तो एनिमल्स तो सिंपल सी बात है कि हमारे बॉडी में जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है ऑलरेडी, करेक्ट? मतलब जो हमारे ब्लड वेसल्स है, जो हमारे ब्लड वेसल्स जिसको हम आर्टरीज एंड वेन्स कहते हैं, ये क्या करती है, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, मतलब गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, इनका सप्लाई करने में मदद करती है। बट प्लांट्स के पास तो ये नहीं है ना, तो प्लांट्स में तो और भी ज्यादा दिक्कत होगी कि भाई ऐसा कौन है जो हमको ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तो जाइलम एंड फ्लो तो है, मुझे पता है, बट ये लॉन्ग डिस्टेंस करवाते हैं, लंबी लंबी ट्रांसपोर्ट हो गई, जैसे मैंने बस ले लिया, फ्लाइट ले लिया, ट्रेन ले लिया, तो लॉन्ग डिस्टेंस पे ये लोग काम करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस का क्या, तो जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको छोटे छोटे डिस्टेंस पे अगर जाना होगा, उनके लिए हम यूज करते हैं वर्ड ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्ट फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस। अगर मैं किसी भी लॉन्ग चीज डिस्टेंस की बात करती हूँ, स्पेशली ओनली इन प्लांट्स, तो मैं कहूंगी ट्रांसलोकेशन। बच्चों इस चैप्टर में ना आप लोग बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ेंगे, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू नॉट टू मिस एनी ऑफ द क्लास। कोई भी क्लास आप इस चैप्टर का मिस करेंगे ना, तो आगे वाली क्लास समझना बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो है रिलेटेड है एंड न्यू टर्म्स है। सो मेक श्योर कि आप लोग कोई भी क्लास को छोड़े ना। पहला वाला हमने टर्म क्या सीखा कि ट्रांसलोकेशन करना, मतलब अगर मैं यहाँ से किसी दूसरे गांव जा रही हूँ, मतलब खुद को ट्रांसलोकेट कर रही हूँ। एंड शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर जा रही हूँ तो ट्रांसपोर्ट वर्ड में यूज किए। एंड अब ट्रांसपोर्ट को कौन करवाता है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस तो जाइलम एंड फ्लोएम, एक्स वाई एंड पीएच मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है? तो लॉन्ग डिस्टेंस पे तो जाइलम एंड फ्लोएम है। शॉर्ट डिस्टेंस का क्या, शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर कुछ ऐसे प्रोसेस करवाते हैं काम, जैसे डिफ्यूजन या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनीबॉडी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग पता है किसी को? आई एम अलाउिंग यू टू स्पीक ताकि जल्दी जल्दी यू कैन आंसर मी। यस अक्षत, यशिका बोलना चाहते हो, बोलो। Ma'am, this chapter is not in our syllabus. नहीं सुनाई दिया, फिर से। This chapter is not in our syllabus. इट्स ओके, बट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिपिंग सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं है बच्चा, ओवरऑल है। आई नो आपके सिलेबस में ये नहीं है, मैं जानती हूँ, बट आपको नीट के लिए पढ़ना होगा। क्या होगा पता है, वरना आप लोगों को ये चैप्टर फिर से तब पढ़ना होगा जब आप 12th स्टैंडर्ड को कंप्लीट कर लोगे।
अभी कुछ केसेस में ऐसा हो रहा है कि बच्चे 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड खत्म हो जाता है, उनका सिलेबस खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर से 11th पढ़ने लगते हैं क्योंकि उनको तैयारी करनी है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की। तो उधर जाके वापस से पढ़ने से अच्छा है आप अभी पढ़ लो, क्योंकि अभी सारे चैप्टर्स आपके कनेक्टिविटी में है। ठीक है, हम लोग पूरा सिलेबस ही करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ेंगे, बट दिस वुड बी ना कनेक्टिविटी। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सिर्फ यही चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है फॉर बायोलॉजी। इट्स ओके, आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं। सो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब हमें ये पता है ना कि सेल जो होता है, सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म हमेशा एक मूवमेंट में है। ये क्या है? दिस इज अ लिक्विड स्ट्रक्चर, है ना, कोई सॉलिड नहीं है, इट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। तो ये जो लिक्विड है ये हमेशा मूवमेंट दिखाएगा, हमेशा हिलाएगा। जैसे एक ग्लास में पानी लो एंड कीप इट मूविंग, तो यू कैन सी हमेशा वो पानी हिलता रहेगा। वैसे ही साइटोप्लाज्म विल कीप ऑन मूविंग, एंड कभी कभी जो बाजू का सेल होगा, आजू बाजू के जो सेल होंगे, उसके साथ भी अपना कनेक्टिविटी करके एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवाता रहेगा। उस मूवमेंट को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो छोटे डिस्टेंस के ऊपर सिंपली हम क्या करते हैं, डिफ्यूजन, देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऐसे वाले ट्रांसपोर्ट को हम करवाएंगे। ओके यश्विका, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग विथ पहले अरे शॉर्ट डिस्टेंस वाले ट्रांसपोर्ट को हम पहले करेंगे। बड़ा जो होता है ट्रांसलोकेशन जो होगा उसको हम सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर में पढ़ेंगे। इनिशियली हम ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे। बच्चों सिर्फ ट्रांसपोर्ट को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जो ट्रांसलोकेशन होता है उसमें प्लांट्स में, सॉइल में क्या कंडीशन होनी चाहिए, कैसा कंडीशन रहा तो ही पानी अंदर आएगा या पानी बाहर जाएगा। ये बहुत से ऐसे छोटे छोटे एंड कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स है जो इस चैप्टर में डील किए जाएंगे। बट इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर योर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ पर्पस ये इंपॉर्टेंट है। यस अंजलि, थैंक यू। सो लेट्स सी व्हाट आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब तीन ऐसे हम प्रोसेस देखेंगे जो शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर काम करती है। मान लो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ यहाँ से अगल बगल में ही कुछ चीजों को ट्रांसपोर्ट करना है, सेल्स को। अगर मुझे यहाँ से जो फूड बनाया है प्लांट ने, प्लांट फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस तो आपने करा होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एनीवन? जल्दी से। फोटोसिंथेसिस अगर करा है आपने, इफ इट इज डन इन योर स्कूल्स, प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस का? नहीं हुआ है फोटोसिंथेसिस? ग्लूकोज। ओके, सो नाउ यू विल लर्न वन मोर थिंग कि बायोमोलिक्यूल्स में हमने ये पढ़ाया था, आई थिंक बिमला हरदीप वाज देयर एट दैट टाइम, कि प्लांट जब भी प्रोडक्ट बनाता है फोटोसिंथेसिस से, ग्लूकोज तो सही बात है, तो ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज इन अ मोनोसैकेराइड जो डायरेक्ट एटीपी का सोर्स है। बच्चों याद है क्या, बिमला देवी, यू आर देयर इन द बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। बट ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है या इसको माल्टोज में कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि एक डाइसैकेराइड है एंड जो ट्रांसपोर्ट में काम आता है। ये पढ़ा है हमने बायोमोलिक्यूल्स में, डेफिनेटली पढ़ा है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही फोटोसिंथेसिस हो गया, ग्लूकोज बन गया, जो भी यहाँ पे चीजें लेनी होगी सेल अपने लिए, खुद के लिए कर लेगा। बाद में ग्लूकोज मॉडिफाई कर दिया जाएगा सुक्रोज में, डाइसैकेराइड में, मतलब सिंपली दो ग्लूकोज को जोड़ दो और क्या। एंड देन इट इज बिन ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स, रूट्स हो गया, स्टेम हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन जल्दी बहुत ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डाइसैकेराइड के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब मुझे पहला ट्रांसपोर्ट जो देखना है वो सेल्स की आजू बाजू में ही देखना है, बहुत लंबा लंबा ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं करना है। आजू बाजू के ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे मैं एक तो साइकिल ले सकती हूँ या बाइक ले सकती हूँ या छोटा सा अपना पैदल से ही जाके आ सकती हूँ। सो वी हैव थ्री प्रोसेसेस। एनीबॉडी हैज ऑलरेडी डन अबाउट डिफ्यूजन? ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, कुछ आइडिया है? नहीं तो हम Yes, पढ़ेंगे, मैं जस्ट जनरली पूछ रही हूँ, किसी को पता है? yes, ma'am. हाँ यशिका, क्या जानते हो, टेल मी। In diffusion, the molecules move from high concentration to low concentration.
ग्रेट। सो ये बात सही है, आप देख भी सकते हो कि यशिका ने जो कहा वो 100% करेक्ट है। ये क्या होता है, एक सिंपल प्रोसेस है, बहुत सी सीधी सादी प्रोसेस है। जनरली आयंस जो होते हैं हमारे और गैसेस जो होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आपने देखा होगा ना स्टोमेटा होता है जो गैसेस एक्सचेंज करवाता है। तो ये गैसेस का एक दूसरे के पास, सेल्स के पास ऑन होके स्टेम्स की तरफ जाना या रूट्स की तरफ जाना, आयंस का डिफ्यूज होना, ये सिंपल डिफ्यूजन वाले प्रोसेस से करेगा। क्यों ऐसा होगा बच्चों? क्योंकि हमारा जो मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, प्लांट के पास सेल वॉल भी है, प्लांट के पास सेल मेम्ब्रेन भी है। तो मेम्ब्रेन या सेल वॉल दोनों भी चीज क्या है, दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब हर एक चीज वो अंदर आने नहीं देगा, क्योंकि ऐसा अगर हो गया तो कुछ भी आप डाल दो प्लांट को, सब कुछ लिए जा रहा है, ऐसा हो जाएगा। नहीं, प्लांट भी स्मार्ट है, इट विल डिसाइड कि मुझे मेरे सेल के अंदर क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, एंड किस तरह से लेना है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है। तो अगर मैं डिफ्यूजन की बात करती हूँ, तो ज्यादातर अगर हम यहाँ पे कुछ गैसेस की बात करें, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो नेचुरली क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ जाएगा अंदर की तरफ। बट ये तो सिंपल चीज हो गया जहां पे हम हाई कॉन्सेंट्रेशन से टुवर्ड्स लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहे हैं, कहाँ के, थ्रू द परमेएबल मेम्ब्रेन। बट इसके डेफिनेशन में मेम्ब्रेन दिखना नहीं चाहिए, नॉट नेसेसरी, क्योंकि इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सिंपल यहाँ से मॉलिक्यूल आया एंड हमने उसको अंदर भेज दिया। बट आगे क्या होता है इन सेकेंड वाला डिफ्यूजन, ये है कुछ मदद लेके आने वाला डिफ्यूजन। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज वेयर यू टेक अ हेल्प। ऐसा क्यों करना पड़ा? ऐसा इसलिए करना पड़ा, हमारा जो मेम्ब्रेन है, अगर आपको याद है, दिस इज मेड अप ऑफ लिपिड, एंड सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, दे आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब जानते हो? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, वाटर हेटिंग, आई थिंक यू माइट नो दिस। तो हाइड्रोफोबिक है इसलिए वाटर को आ नहीं दे सकते वो, बिकॉज यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये पानी को आने नहीं देंगे। एंड और भी ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर वो क्रॉस करना चाहते हैं मेम्ब्रेन, एंड अगर वो वाटर फिलिक है, तो पानी हो या फिर कोई और मॉलिक्यूल हो, वो यहाँ से अंदर जाने नहीं देगा। उस दौरान हम मेम्ब्रेन्स के मदद लेंगे बाय हेल्प ऑफ सम प्रोटीन्स। हमने फिर से बायोमोलिक्यूल्स का रेफरेंस दे रही हूं मैं, उसमें पढ़ा था कि प्रोटीन्स भी अलग अलग तरीके का रोल करता है। कभी प्रोटीन का रोल होता है ट्रांसपोर्ट का, कभी रोल करता है एंजाइम का, कभी हार्मोन का। तो अब प्रोटीन का रोल हम यहाँ पे पढ़ेंगे अबाउट ट्रांसपोर्ट। तो देखो ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ना, इसको कहते हैं प्रोटीन कैरियर या चैनल भी कहा जाएगा। सो सिंपली क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन में एक मॉलिक्यूल जो आता था, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सिंपली अंदर चला गया, उसको ना कोई टिकट लगा, ना कुछ दिक्कत हुई, आया एंड जिसकी तरफ हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां से वो दूसरी तरफ चला गया। सिंपल सी प्रोसेस थी वो, आयंस एंड गैसेस ऐसा वाला प्रोसेस करते हैं। फैसिलिटेटेड में क्या होने लग गया, इसमें भी सेम ही चीज है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही जाने वाले हैं हम। देख सकते हो आप, यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल से यहाँ पे कम है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो सेम ही है, बस हमें किसी की मदद लेनी है। कौन? प्रोटीन कैरियर की मदद लेगी। तो पता है इतनी खूबसूरती से ये प्रोटीन कैरियर काम करता है। वो क्या करता है, कुछ नहीं, जैसे हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट होता है ना, वैसे ये प्रोटीन क्या करेगा, जिस भी सब्सटेंस को उसको पास ऑन करना है, तो जो भी मॉलिक्यूल को उसको अंदर डालना है, उसको पकड़ेगा, खुद घूमेगा, अंदर जाके इसको छोड़ देगा, देन फिर से घूम गया, फिर पकड़ा, फिर घूम गया, फिर छोड़ दिया, फिर पकड़ा, फिर घूम गया, फिर छोड़ दिया। तो ऐसा रिवर्स फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट दिखाएगा प्रोटीन। यहां से पकड़ा, उल्टा घूमा, अंदर छोड़ दिया, फिर से यहां से पकड़ा, उल्टा घूमा एंड अंदर छोड़ दिया। तो ऐसा वाला जो ट्रांसपोर्ट है, जहां पे हम किसी की मदद लेते हैं, प्रोटीन कैरियर की मदद लेते हैं, उसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एंड ये बहुत स्पेसिफिक है, दे आर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होना मतलब क्या, ऐसा कोई भी प्रोटीन किसी भी मॉलिक्यूल को जुड़ नहीं सकता, जैसे कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट से जुड़ेगा नहीं, ठीक उसी तरह हर प्रोटीन एंड हर सब्सटेंस जो है ट्रांसपोर्ट होने वाला
स्पेसिफिक होता है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेगा कि भाई तू मेरा ही पार्टनर है क्या, कैन आई मेक यू ट्रांसपोर्टेड, नहीं हो सकता है तो वहां से छूट जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल उस प्रोटीन के चैनल के लिए स्पेसिफिक है वही आके वहां पे बैठेगा, प्रोटीन उसको उल्टा घुमाएगा एंड अंदर की तरफ छोड़ देगा। सो दैट इज कॉल्ड कि वो स्पेसिफिक होता है। एंड मान लो मेरे मेम्ब्रेन के ऊपर कहाँ पे जहाँ पे भी ये प्रोटीन कैरियर्स है, 3-4 दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे मान लो, एंड सारों ने कोई ना कोई मॉलिक्यूल को पकड़े रखा है जो सब्सटेंस को अंदर भेजना है। अब क्या कहेंगे हम कि सारे प्रोटीन्स जो हो गए वो सैचुरेटेड हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि अब यहाँ पे मैं और कितना भी न्यू मॉलिक्यूल को डालूं तो भी वो अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबकी कैपेसिटी खत्म हो गई। तो जब तक ये इसको अंदर छोड़ के वापस से यहाँ पे नहीं आता, तब तक ये दूसरा मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर ये एक्स्ट्रा चीजें आपको नहीं समझ में आती है तो भी इतना ध्यान दो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब किसी की मदद लेके होने वाला डिफ्यूजन, किसकी मदद लेके, थ्रू अ प्रोटीन चैनल। यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो हाई टू लो होना जरूरी है। एंड अगर आप डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों को देखते हो तो दोनों भी कैसी प्रोसेसेस थी, पैसिव थी, मतलब नो एटीपी यूज्ड, नो एनर्जी का खर्चा। यहाँ पे भी ये भी पैसिव थी, यहाँ पे भी कोई भी एटीपी का खर्चा जो है हमने नहीं करा है। इतना क्लियर? इसके जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है, अगेन कमिंग बैक टू एंजाइम्स, हमने वहां पे भी पढ़ा था कि ऐसे कुछ फैक्टर्स है जो एंजाइम के एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। सिमिलरली जैसे यहाँ पे देखो पीएच टेम्परेचर है, प्रेशर है, परमियाबिलिटी है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, साइज। अगर प्रोटीन का इतना ही साइज है एंड अगर आप बहुत बड़ा डाल दोगे वहां पे सब्सटेंस तो भी ये इसको मैच नहीं कर पाएगा। जैसे हमने एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट भी देखा था, है ना? तो सेम चीज है विद दिस आल्सो, इट्स द सेम थिंग। तो देयर आर फैक्टर्स जो है वो डिफ्यूजन रेट को अफेक्ट करती है। एंड यहीं से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को कैसे रेट्स को अफेक्ट करता है, क्या क्या चीजें हैं जो उनको अफेक्ट कर सकती है। इफ एनीबॉडी इज हैविंग डाउट टिल हियर, अभी पूछो, आगे जाके बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक्चुअली ये सिंपल प्रोसेस है, आगे और भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजें आने वाली है। सो आई विल आस्क नॉट टू लिव इन द क्लास बिटवीन अक्षत, मैम। सबरीन, एवरीबॉडी, सभी को। किसी ने कुछ बोला, मुझे समझा नहीं, क्या बोले आप? क्लियर है? ठीक है, ओके ग्रेट। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, दिस इज मेनी अ टाइम्स आस्क्ड, ये बहुत बार पूछा गया है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट में। जैसे पहले एआईपीएमटी वगैरह होता था ना, तो उस दौरान भी पूछा था, एंड ये एनसीईआरटी का भी पॉइंट है। तो थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो जो हमारे प्रोटीन कैरियर्स है उनमें से एक एग्जाम्पल लिया है जिनका नाम है पोरीन्स। पोरीन्स एक ऐसा प्रोटीन चैनल है जो क्या कर सकता है, अपने एक्टिविटी को कंट्रोल रख सकता है, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स को भेजना है, कितने मॉलिक्यूल्स को नहीं भेजना है, कितने छोटे पोर्स है, कितने बड़े पोर्स है, ये कंट्रोल कर सकता है। एंड उसी का एक सब एग्जाम्पल या सब क्लास में बोल सकती हूँ जो है एक्वापोरिन। एंड एक्वापोरिन पे क्वेश्चन क्यों बनाए, क्योंकि अगर हम रिकॉल करें, हमारा जो मेम्ब्रेन है ये लिपिड से बना है। दिस इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड लिपिड, फॉस्फेट एंड फैटी एसिड से बना है, मतलब ये हाइड्रोफोबिक है। तो पानी का मॉलिक्यूल आसानी से यहाँ से H2O पास ऑन नहीं हो पाएगा बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक। पानी को पास ऑन करने के लिए हमको किसी ना किसी की मदद लेनी होगी, मतलब प्रोटीन चैनल्स की मदद लेनी होगी। तो ऐसे प्रोटीन चैनल्स जो पानी को अंदर लेके आ सकते हैं, दोज आर कॉल्ड एज एक्वापोरीन्स। एंड आप कहाँ देखोगे ये सारे प्रोटीन चैनल्स? हम लोग इसको देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, देन वी कैन सी ऑन द सारे मेम्ब्रेन्स। कहाँ पे मेम्ब्रेन आता है? एक तो सेल के ऊपर मेम्ब्रेन आएगा, देन जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, देन जो बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया के भी मेम्ब्रेन पे होगा। सो दीज प्रोटीन चैनल्स आर फाउंड इन ऑल द मेम्ब्रेन्स।
यस, मैं अभी वही पूछ रही थी कि सबरीन, वेरी गुड पॉइंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो, इस पे क्यों नहीं होगा? तो रीजन ये है बच्चों कि प्रोटीन्स के चैनल जो है, चाहे वो एक्वापोरिन हो, पोरिन हो, कुछ भी हो, प्रोटीन चैनल का काम क्या है? टू ट्रांसपोर्ट फ्यू मॉलिक्यूल्स, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। अब कौन से मॉलिक्यूल्स, वहां पे इन्होंने कोई एग्जांपल नहीं दिया है। सो लेट्स से हम वाटर का ही ट्रांसपोर्ट करें, तो वाटर तो हर लिविंग सेल को लगने वाली है ना? चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, हर लिविंग सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रोटीन चैनल्स होना जरूरी है। ओके, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि फैसिलर डिफ्यूजन से सिर्फ पानी जाता है, और भी बायोमोलिक्यूल्स जा सकते हैं, यू कैन चेक। तो जैसे हमको सबरीन पूछ रही कि फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे क्यों नहीं है एंड क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया पे ही क्यों है? तो बच्चों, इफ यू वर देयर इन माय प्रीवियस क्लासेस, मैंने एक कहानी सुनाई थी सेल चैप्टर जब बताया था तब, कि माइटो एंड क्लोरो जो है, मतलब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो है, वो एक इंडिविजुअल लिविंग प्रोकैरियोट थे। बहुत साल पहले ये दोनों क्या थे? ये दोनों इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली रहने वाले प्रोकैरियोट थे। एंड जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोट ने इन दोनों को एनगल्फ कर लिया, खा लिया। तब जाके ये यूकैरियोट सेल, मतलब एनिमल एंड प्लांट सेल का हिस्सा बनने लगे। उसके पहले वो इंडिपेंडेंट थे, इसका मतलब उनके ऊपर ये प्रोटीन चैनल होना बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये एक ऑर्गेनल है, ये सेल से ही आया है, यूकैरियोट से ही आया है। बट ये दोनों एक प्रोकैरियोट थे इंडिविजुअल, अब जाके वो सेल का हिस्सा बने हैं, यूकैरियोटिक का हिस्सा बने हैं। आई होप सबरीन मैंने आपका डाउट क्लियर किया हो। यस। सो जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ना बच्चों, उनकी एक डायरेक्शन होती है सेल में। देयर इज अ डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट। तो वो डायरेक्शन या वो पाथवे के ऊपर हम तीन पाथवे के पढ़ेंगे, जैसे यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। ठीक है, तो देखो डायग्राम में देखो, अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेल के इस तरफ से अंदर की तरफ जा रहा है, या वाइस वर्सा अंदर की तरफ से बाहर तरफ आ रहा है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। तो जब वन मॉलिक्यूल इज गोइंग इन वन डायरेक्शन, उस वाले पाथवे को हम कहेंगे यूनिपोर्ट। अब जब दो मॉलिक्यूल जा रहे हैं दो डायरेक्शन में सेम ही, देखो सिम्पोर्ट में दोनों मॉलिक्यूल्स एक अंदर की तरफ जा रहे हैं, या अगर दोनों मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ आ रही है, दोनों मॉलिक्यूल सेम तरफ ही जाना जरूरी है, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, तो उस वाले पाथवे को हम कहेंगे सिम्पोर्ट। सिम मतलब टू गोइंग टुगेदर इन सेम डायरेक्शन, एंड एंटी मतलब आप समझ सकते हो कि अगर एक मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा है, वैसे वाले पाथवे को कहेंगे हम एंटीपोर्ट। तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स है, चाहे वो आयंस हो, गैसेस हो, हमारा न्यूट्रिएंट्स हो, ग्लूकोज, सुक्रोज, जो भी हम लोग जो भी खाते हैं, विटामिन, हर मॉलिक्यूल जब भी सेल के अंदर जाता है, इनमें से कोई ना कोई एक डायरेक्शन को सिलेक्ट करता है। एंड ट्रांसपोर्ट का भी कोई मॉलिक्यूल डिफ्यूजन कर सकता है, कोई फॉस्फोरेट डिफ्यूजन कर सकता है, या कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो इन्हीं में से किसी ना किसी को वो एक तो ट्रांसपोर्ट का मेथड चूज करेगा और डायरेक्शन भी चूज किया जाएगा। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट मुझे पता नहीं है कि आप लोगों ने सीखा है कि नहीं, बट दिस इज वेरी मच नोन प्रोसेस, वी कैन से, कि जहां पे एक चीज तो कॉमन हो जाएगी कि हमको ट्रांसपोर्ट तो करना है, बट प्रोटीन का यूज करके, जस्ट लाइक फॉस्फोरेट डिफ्यूजन। बट अब जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा वो होगा लो से हाई तक। क्योंकि अगर मैं रास्ते से जा रही हूँ, ठीक है, एंड मैं अगर ऊपर से नीचे उतर रही हूँ एंड मैंने बाइक को ऑफ कर दिया, तो गाड़ी अपने आप नीचे आ जाएगी स्लोप पे। तो फैसलर डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन में हमको स्लोप के नीचे आ रहे थे, हम लोग हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहे थे, इसलिए हमको एनर्जी की जरूरत वहां पे नहीं पड़ी। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे हमको जाना है लो टू हाई, मुझे गाड़ी यहाँ पे चालू करनी पड़ेगी, मतलब मुझे यहाँ पे एटीपी को लगाना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि एक तो पहली बात,
ऑलरेडी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम है, यू कैन सी देयर आर वेरी लेस मॉलिक्यूल्स कंपेयर टू दिस साइड, फिर भी नेचुरली यहाँ से यहाँ आना चाहिए, बट फिर भी सेल जोर लगा के यहीं से मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ भेज रहा है। तो जब कम जगह से हम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, उस वाले ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो होता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब तक हमने पढ़ा विथ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अब पढ़ेंगे अगेंस्ट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट समझते हो ना, जहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं कम मॉलिक्यूल्स है, तो ज्यादा तो कम जा रहे हैं तो विथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहेंगे हम, बट कम टू अगर ज्यादा जा रहे हैं तो अगेंस्ट, हम किसी के खिलाफ जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन के अमाउंट के खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। एंड ऑल्सो यहाँ पे एनर्जी का यूज होने वाला है। एंड और जैसे फैसेट डिफ्यूजन में प्रोटीन्स थे, यहाँ पे भी कोई ना कोई प्रोटीन होगा जो ये करवाएगा, ऐसे ही तो मॉलिक्यूल जाएगा नहीं। एंड जो ये अलोंग या फिर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, कभी कभी उसको अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। अपहिल मतलब सिंपली हमको कोई चट्टान चढ़नी है, सो अपहिल मीन्स गोइंग समवेयर टुवर्ड्स हाई, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो दीज प्रोटीन्स आर आल्सो वेरी स्पेसिफिक, वो होते हैं सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। अब ये अगेन बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है, जैसे एंजाइम्स सेंसिटिव थे उनके इनहिबिटर्स के लिए। मान लो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को बैठना था, बट उसकी जगह पे कोई और बदमाश मॉलिक्यूल आके बैठ गया जो हमारा इनहिबिटर है, इससे क्या हो जाएगा, इससे ये अंदर घूम नहीं पाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो इनहिबिटर क्या करते हैं, जो भी प्रोसेस चल रही है उसको रोकने का काम करते हैं। तो ये चीज अफेक्ट करेगी ट्रांसपोर्ट में, जहां पे भी कोई भी ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन का यूज होगा ना, इनहिबिटर वहां पे बदमाशी जरूर करेगा। अगर हम तीनों प्रोसेस को थोड़ा ब्रीफ में देखें ना, कि सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या फर्क है, देखो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का हमको जरूरत सिर्फ फैसिलिटेटेड में हुआ एंड एक्टिव में हुआ। हाईली सिलेक्टिव, सिलेक्टिव मतलब स्पेसिफिक होना, किसी भी रैंडमली मॉलिक्यूल को हम नहीं भेजेंगे, चुना जाएगा कि किस मॉलिक्यूल को भेजना है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो वो चुनने का हक सिर्फ इन दोनों को है। देन ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन मतलब कि भाई बहुत सारे प्रोटीन्स ने अब सारे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर दिया है, अब आगे ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये दोनों इन्हीं चीजों को लागू होते हैं सिर्फ फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव के ऊपर। अपहिल ट्रांसपोर्ट है जो सिर्फ एक्टिव में लागू होगा। अपहिल मीन्स व्हाट, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब फ्रॉम हाई वाला कॉन्सेंट्रेशन टू द लो वाला कॉन्सेंट्रेशन। तो ये अपहिल कॉन्सेप्ट ओनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट को होता है, इन दोनों को एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड एटीपी भी सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लगती है, इन दोनों में एप्लीकेबल नहीं है। सो सिंपल डिफ्यूजन में देखो कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, सिंपल कोई भी मॉलिक्यूल आओ वो आने देगा, दैट्स इट। यस, ये तीनों ट्रांसपोर्ट्स अगर क्लियर है तो मैं ऑस्मोसिस की तरफ जाऊंगी। सो यू टेल मी इफ ऑल दीज ट्रांसपोर्ट्स आर क्लियर, बिकॉज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट again has few more new additions of new terms. ठीक है, only यशिका is responding बच्चों, बाद में ये चैप्टर करने जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, अभी ही करना जरूरी है। ओके हरदीप, थैंक यू। सबरीन लेफ्ट द क्लास, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, फाइन। ऑस्मोसिस आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है, सिंपल डेफिनेशन, यू कैन स्पीक। यशिका लेफ्ट द क्लास, क्या हो गया? बिमला बता सकते हो व्हाट इज ऑस्मोसिस? सिंपल है, हाँ बात करके मुझे बता सकते हो, आपका फोन ऑन है। हाफ राइट बिमला। हरदीप कैन यू टेल? हम्म, हाफ राइट है, अभी भी हाफ राइट है बिमला। यशिका ने हाथ उठाया है, यस, आप बोलना चाहोगे? Osmosis is the diffusion of water across permeable, no sorry, यस, selectively permeable membrane. या सेमी परमेएबल, यस बिमला अभी सही गए आप, सही है।
तो दैट इज एब्सोल्युटली राइट। हम ऑस्मोसिस को इसी तरह, ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? सी बच्चों, ऐसा ना हो जाए कि मैं इनको पता है इसलिए आगे आगे भाग रही हूँ। अगर किसी को ऐसा है जिसको नहीं पता है तो यू शुड टेल मी। चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, यू शुड स्पीक। ठीक है, तो ये बात सही है, बिमला ने भी सही कहा, यशिका ने भी सही कहा कि जो होता है ऑस्मोसिस, इफ यू डिफाइन, हम उनको कहते हैं कि जो पानी का मूवमेंट होता है वो होता है फ्रॉम हायर concentration to its lower concentration until equilibrium achieved through the semi permeable membrane। अब तक तो आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, बट थोड़ा सा हम उसको मॉडिफाई करेंगे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो है ही, बट कब तक होगा ये ट्रांसपोर्ट? तब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम को ना अचीव किया जाए। इसका मतलब भी मैं समझाऊंगी। इसका मतलब ये है जो देखो, सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी, दो सोल्यूशन को लेके रखा है। ओके, अब क्या हो रहा है, हम जनरली, ये क्या है, एसपीएम है, दिस इज द मेम्ब्रेन। कंसंट्रेशन है वो कम है, एंड यहाँ पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है। सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज मोर। तो हमेशा पानी की क्या आदत है पता है? पानी की एक बुरी आदत मान लो या अच्छी आदत मान लो, पानी हमेशा सोल्यूट का पीछा करता है। मतलब जहां पे भी सोल्यूट को हम ज्यादा देखते हैं वहां पे पानी जाएगा ही जाएगा। तो नेचुरली अगर ये कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में रखोगे तो पानी यहाँ से यहाँ पे जाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है एंड पानी कम है, एंड यहाँ पे पानी ज्यादा है एंड सोल्यूट कम है। तो मैंने क्या कहा कि पानी हमेशा सोल्यूट का पीछा करेगा, इसलिए पानी यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा। बट थ्रू अ मेम्ब्रेन, ये तो सही है, बट कब तक चलेगा? तब तक चलेगा जब तक दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम ना बना हो। जैसे आपके बुक में एक एग्जांपल भी है, मैं फिर से बताती हूँ। मान लो मैंने क्या किया, कुछ यहाँ पे 10 पानी के मॉलिक्यूल्स लिए हैं, दोनों भी चेम्बर्स में। ध्यान दो हाँ बच्चों। अब क्या किया मैंने, सिर्फ एक ही चेम्बर में मैंने ऐड कर दिया कुछ 4 सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स। कुछ भी सोल्यूट ले लो, यहाँ पे लेट लेट मी टेक एज अ शुगर। तो शुगर पानी में घुलती है कि नहीं? घुलती है। तो जब मैं 4 दाने या 4 मॉलिक्यूल्स डालूंगी मैं पानी में, अब क्या होगा, 4 मॉलिक्यूल्स इन 4 पानी को पकड़ेगा। मतलब अब कितने रहे? ओनली 6 वाटर मॉलिक्यूल्स रह गए, क्योंकि पानी के 4 मॉलिक्यूल्स ने यहाँ पे इसको पकड़ लिया है शुगर को घोलने के लिए। सो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी रिमेन्ड। बट यहाँ पे तो 10 है ना, इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, दोनों के सोल्यूशन को हम इक्विलिब्रियम नहीं कर सकते। तो ये क्या करेगा कि भाई मैं मेरे हिस्से से कुछ मॉलिक्यूल्स तुम्हें दूंगा ताकि आप भी इक्विलिब्रियम पे आ जाओ। तो जब यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स इस तरफ पानी के ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पे रह जाएंगे 8, एंड यहाँ पे 6 रहे थे पहले, और 2 यहाँ से आए तो हो गए 8, विच मीन्स अभी इक्विलिब्रियम बना। अभी वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों भी सोल्यूशंस में सेम लेवल पे आ गए। तो इसलिए कहते हैं कि ऑस्मोसिस मतलब क्या, कि पानी का ट्रांसपोर्ट होना फ्रॉम अ मेम्ब्रेन अंटिल द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड फ्रॉम ऑफ कोर्स हायर concentration टू लोअर concentration। ठीक है ना? एंड जब हम ये सेल की बात करते हैं, जब हम ये सेल की तरफ, ये तो मैंने सॉल्यूशंस बीकर में लिए थे, अगर मैं सेल की बात करूं तो पानी का ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? सेल मेम्ब्रेन एंड हमारा वैक्यूल। प्लांट कर रहे हैं, प्लांट में वैक्यूल एक सबसे बड़ा प्लेस लेने वाला ऑर्गेनल है, जहां पे बहुत सारा पानी, वेस्ट मटेरियल, सेल सैप जो होता है वो वहां पे प्रिजर्व्ड होता है, वहां पे रहता है, व्हिच इज कॉल्ड वैक्यूलर सैप। तो ऑस्मोसिस जो मेंटेन होती है बॉडी में, वो मेनली बिकॉज ऑफ द बॉडी, मतलब प्लांट की बॉडी, ठीक है, बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल। तो बैलेंस करेगा बॉडी। अगर प्लांट की बॉडी में बहुत दिन तक पानी नहीं मिला है तो पानी को वो बाहर नहीं छोड़ेगा प्लांट के, एंड अगर बहुत दिन तक पानी मिलता जा रहा है तो बाय ट्रांसपिरेशन, या कभी कभी आप सुबह में देख सकते हो कि प्लांट्स के पत्तों के ऊपर पानी का ड्यू छोटा सा पड़ा हुआ है। तो किसी ना किसी तरीके से क्या करेगा, पानी को बैलेंस किया जाएगा बॉडी के अंदर, प्लांट के सेल्स के अंदर। ठीक है, ये जो है वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल, इसका मैं, वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है, जैसे अगर आप कोई प्योर वाटर ले लो, तो क्या ये आपको पता है कि आप जो पानी पीते हो वो प्योर वाटर नहीं है? एनीबॉडी नोस कि किस पानी को प्योर वाटर कहा जाता है?
डज एनीबॉडी हैव एनी आइडिया कि प्योर वाटर हम किसको कहते हैं? नो वन? मैं ना यस? ऊपर से वो प्योर होती है। आपका वॉइस बीच में कट गया यशिका। मैम जो रेन वाटर होता है वो प्योर होता है। नहीं होता, वो भी नहीं होता। नेचर में प्योर वाटर टेक्निकली अवेलेबल है ही नहीं। प्योर वाटर मतलब वो वाटर जहाँ पे सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स हो। बट हम तो प्योर वाटर बोलते हैं, जैसे आरओ का पानी पीते हो आप, फिल्टर का पानी पीते हो, उसमें कोई ना कोई आयॉन्स मिक्स्ड होती है। यस यशिका, ट्रू। सो डिस्टिल वाटर इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ प्योर वाटर, जो पानी में या लैब में उसको एक डिस्टिलेशन का एक प्रोसेस है, एक मशीन होता है जहाँ पे पानी को उबाल के उनमें से अलग अलग कर देते हैं सारे आयंस को, एंड जो भी क्रिस्टल्स होंगे सबको, धूल होगी या फिर जो भी इम्प्योरिटीज होंगी, वो पानी की हटा के सिर्फ H2O मॉलिक्यूल को रखा जाएगा। अगर आप इसको टेस्ट करोगे ना, बहुत ही ब्लैंड टेस्ट आएगा, बहुत ही अलग सा गंदा सा अजीब सा टेस्ट आएगा इस प्योर पानी का, क्योंकि हमको ये इम्प्योरिटी वाला पानी पीने की आदत है ना। बट ये नहीं कहूंगे कि हम जो पानी पीते हैं वो गंदा है, ऐसा नहीं है। हम जो पानी पीते हैं उसमें मिनरल आयंस होती है, तो वो तो शरीर के लिए लगता है। बट कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लैब में जहाँ पे ये आयंस हमको डिस्टर्ब कर सकती है, पीएच को चेंज कर सकती है। उस दौरान इस प्योर वाटर को लिया जाएगा। तो वाटर पोटेंशियल को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही थी, या सोल्यूट पोटेंशियल को मैं डिफाइन कर रही थी। वाटर पोटेंशियल मतलब अगर यहाँ पे मैं पानी ले रही हूँ, तो ये पानी जो मॉलिक्यूल है हमेशा उनके पास कोई एनर्जी होती है, विच इज कॉल्ड एज फ्री एनर्जी। क्योंकि ये प्योर वाटर है तो सारे मॉलिक्यूल्स घूमते रहेंगे, लिक्विड है ना, तो दे विल बी सिंपली मूविंग रैंडमली। ठीक है, तो वो जो रैंडम मूवमेंट है, वो जो फ्री एनर्जी है पानी का, उसको हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। अब मैंने इस पानी, अगर इस प्योर वाटर में कुछ सोल्यूट डाल दिया, मान लो मैं शक्कर ही डाल दी या फिर मैंने कोई आयरन डाल दिया, इससे क्या हो गया, अब फ्री मॉलिक्यूल होते हैं वो कम हो गए। इसका मतलब जो वाटर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल जनरली ऐसे दिखाते हैं, वाटर पोटेंशियल यहाँ की घटने लग गई। ओफो, ये चेंज हो रहा है अपने आप। वाटर पोटेंशियल घट गया मतलब फ्री मॉलिक्यूल्स जो थे वो घट गए। एंड सोल्यूट पोटेंशियल मतलब क्या, कि ये जो सोल्यूट आके इनमें से, जैसे यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल जैसे शुगर के, उसने 4 वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ रखा था, तो ये जो कैपेसिटी है सोल्यूट को वाटर मॉलिक्यूल के साथ घुलने की या वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ने की, उसको हम कहते हैं सोल्यूट पोटेंशियल। तो सोल्यूट पोटेंशियल जैसे जैसे ज्यादा होगा, वैसे वैसे वाटर पोटेंशियल घटता जाएगा। इसलिए हम इसको हमेशा नेगेटिव चार्ज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने हमारे वाटर को कम कर दिया, हमारे वाटर की जो प्योरिटी है वो उसको कम कर दिया। वाटर के मॉलिक्यूल्स जो थे फ्रीली घूम रहे थे बेचारे, उनको पकड़ के घुलने लग गए अपने साथ। तो जब भी सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ता है, वाटर पोटेंशियल घटने लग जाएगा, इसलिए हम सोल्यूट पोटेंशियल को नेगेटिव साइन देते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द आयॉन्स ओनली। अब आरओ में और क्या आयॉन्स डिसॉल्व होते हैं या और कोई मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं वो देखना पड़ेगा, बिकॉज उसका मैन्युफैक्चरिंग मुझे इतना नहीं पता। यू कैन रीड कि उसमें और क्या क्या डाला जाता है। मैम nowadays RO with copper filter are also coming. तो वो कॉपर आयंस हो गया। कॉपर आयंस इज गुड फॉर योर हेल्थ। कुछ एंजाइम्स है जिसमें क्या कहते हैं उसको, एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए ये कॉपर वगैरह लगता है। तो आरओ का एक्चुअली मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि आरओ वाटर प्यूरिफायर का एग्जैक्टली मैकेनिज्म क्या है, वो क्या डालता है। शायद कॉपर इज वन थिंग, बट आरओ इज समथिंग रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, पढ़ाती हूँ, रुको। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस पता है? ध्यान दो, थोड़ा सा हटके कॉन्सेप्ट है ये। अब आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस, यही पे पढ़ा रही हूँ। सो आप जो आरओ का पानी पीते हो, इट स्टैंड्स फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। तो होता क्या है, ये क्या करेगा, आ, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूट को डालेंगे। इसने पानी के मॉलिक्यूल को पकड़ा है। अब ये क्या करेंगे, सोल्यूट जो है पानी के ऊपर कुछ प्रेशर डालेंगे। ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, आगे पढ़ाऊंगी मैं उसको। साथ ही कुछ एक्सटर्नल प्रेशर भी डाला जाएगा ऊपर से। कुछ मान लो आपके फिल्टर में कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है शायद, वो जो पानी को दबाता है। उससे क्या हो जाएगा, पानी रिवर्स फ्लो होके पहले वाले चेंबर में आ जाएगा, एंड सोल्यूट या आयन जो है वो इसी चेंबर में रह जाएंगे। तो ये
उल्टा जो बहने की आदत हो जाएगी पानी की। जनरली क्या होना चाहिए, जिस तरफ सोल्यूट है, सोल्यूट का पीछा करेगा पानी, एंड पानी जाना चाहिए यहाँ से यहाँ पे, क्योंकि वहां पे सोल्यूट ज्यादा है। बट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड, क्या हो जाएगा, पानी को वापस से फोर्सफुली अलग साइड में भेजा जाएगा, जिसको हम कहते हैं आरओ पानी या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस वाला पानी। अब ये चेंबर खोल के पता चलेगा कि अंदर क्या होता है टेक्निकली, बट दिस इज द हाउ रिवर्स ऑस्मोसिस इज, कि पानी को हम फोर्सफुली अगेन वापस उसके ओरिजिनल साइड के ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, ओके। वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल क्लियर। तो वाटर पोटेंशियल एंड सोल्यूट पोटेंशियल, दीज टू टर्म्स हम बाद में फिर से डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी एक ऑस्मोसिस में ही और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ, एंड देन आई लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, अब हमने या आप लोगों ने किशमिश को तो देखा होगा ना, जब आप किशमिश वाली सेल को पानी में अगर रख दोगे, तो ये सेल कुछ देर बाद सूज जाती है, या फिर ओवरनाइट रखते हो तो दिस बिकम्स व्हाट, इट स्वेल्स, या इसी को हम टर्जिड कहेंगे। अब हम प्लांट की भाषा में इस सेल को हम कहेंगे टर्जिड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे किशमिश क्या है, एक ड्राई है, ड्राई नट्स है, या फिर ये ड्राई रेजिन्स है। अगर ये किशमिश बनती किससे है, ग्रेप से बनती है ना, तो हमारे जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, बट उसको सुखा के उसका वाटर कंटेंट को कम करके उसका किशमिश बनाया है। मतलब किशमिश के अंदर सोल्यूट ज्यादा रखा है। किशमिश के अंदर भी सेल्स होंगे ना, सेल्स के अंदर सारे बाकी सारी चीजें होंगी, मिनरल्स, प्रोटीन्स, आयंस, विटामिन, जो हमको खाने से मिलती है, फाइबर्स, एंड वाटर की कमी है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, ऑफ कोर्स है, वो लिविंग सेल है ना वो, तो वाटर बट कम है, ज्यादा नहीं है। एंड उसको हम ऐसे सोल्यूशन में डाल रहे हैं जहां पे पानी ज्यादा है एंड सोल्यूट कम है। तो पानी कहाँ करता है ट्रांसफर, सोल्यूट की जहां मात्रा हो जहां पे, वहां पे वो ट्रांसफर करेगा, तो ऑफ कोर्स बाहर से अंदर जाएगा पानी। एंड तब हम देख सकते हैं कि सेल जो हो गया है, या किशमिश का जो पूरा दाना होता है वो सूज जाता है। तो ये जो सेल की आदत है पानी को बाहर से अंदर लेना, या फिर पानी की जो आदत है बाहर से अंदर की तरफ जाना, इट इज कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस। अब क्या करो, अब ये बाहर की जो सेल है इसको बाहर निकाल दो किशमिश को, एंड फिर से सुखा दो धूप में, फिर से सिकुड़ जाएगी ये। क्यों, क्योंकि यहाँ का पानी फिर से बाहर चला गया, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस, जहां पे पानी जो है, वाटर गोस आउट ऑफ सेल, एंड एंडो में वाटर विल कम इनसाइड द सेल। क्लियर, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस, ये पॉइंट्स के ऊपर आगे का पॉइंट डिपेंड करता है। सो एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस, एंडो नाम में ही क्या रखा है, एंडोऑस्मोसिस, अंदर की तरफ पानी का आना, किसके अंदर, सेल के अंदर, कोई भी सेल हो। एक्सोऑस्मोसिस, पानी का बाहर जाना, कहां से बाहर जाना, सेल से बाहर जाना। अब वो कौन सी कंडीशन में अंदर आता है, कौन सी कंडीशन में बाहर जाता है, उसको मैं पढ़ाऊंगी यहाँ पे, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक वाले सॉल्यूशंस में। बट बिफोर दैट, जैसे हमने आरओ के बारे में पढ़ा, कैसे वो ऑस्मोटिक रिवर्स ऑस्मोसिस वगैरह होता है, उसी से संदर्भ में एक छोटा सा पॉइंट है विच इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमने ये तो देखा ना कि हमेशा जब भी पानी सोल्यूट का पीछा करेगा, जब भी सोल्यूट का पीछा करेगा सेल में, तो पानी जब अंदर आता है ना, तो सोल्यूट भी क्या करता है, ये पानी को रोकने की कोशिश करता है, स्टॉप करने की कोशिश करता है। हर मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगा, एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेगा। तो सिमिलरली सोल्यूट मतलब जो भी सेल के अंदर आयोन्स होंगे, साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनल्स है, ये सारा कभी कभी पानी को रोकने की कोशिश करते हैं। तो वो जो प्रेशर है जो रोकने के लिए लगाया जाता है पानी को, उस प्रेशर को हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड कौन लगा रहा है ये प्रेशर, सोल्यूट, या इसको हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, अभी मैंने बताया था। तो अब हमने पानी को और ज्यादा जोर लगाया, तो सोल्यूट क्या कर जाएगा, पानी में घुल जाएगा, उसको पकड़ लेगा। तो सोल्यूट को अगर हम डिफाइन सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर हम डिफाइन करते हैं, थ्योरी में ये नहीं आएगा, वैसे भी आपको डिटेड है, कोई बात नहीं, बट फॉर योर नीड पर्पस आप अगर इतना याद रखोगे कि ऐसा प्रेशर जो लगता है प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ अ वाटर इनटू द सॉल्यूशन,
ऐसा होता है हमारे भी, प्लांट्स के भी बॉडी में कभी कभी कोई चीजें पानी को रोकने की काम करती है। तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड ये प्रेशर वाटर का हमेशा जीरो रहेगा, प्योर वाटर का। दिस इज टू बी हाईलाइटेड, बहुत बार इसको हाईलाइट कर रही हूं मैं, प्योर वाटर का जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर में सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स है। प्रेशर लगाने के लिए सोल्यूट कहाँ है? सोल्यूट है ही नहीं। तो सोल्यूट नहीं है तो प्रेशर नहीं लगेगा, प्रेशर नहीं लगेगा मतलब वाटर का जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर है वो जीरो है। बट अगर मैं कोई ऐसा सॉल्यूशन लेती हूँ जो इम्प्योर, मतलब नॉर्मल पानी ले लिया मैंने, प्योर वाटर नहीं लिया, डिस्टिल वाटर नहीं लिया, नॉर्मल पानी ले लिया, तो नॉर्मल पानी में आयन्स भी होते हैं, पानी की मॉलिक्यूल्स भी होती है। तो ये आयन्स कभी कभी कुछ प्रेशर लगाती है पानी के ऊपर, छोटा सा हल्का सा प्रेशर होता है, वी कैनॉट सी दैट और वी कैनॉट फील दैट। तो वो जो प्रेशर होगा उसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, सारा चीज सेम ही है। ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा एक पॉजिटिव साइन देता है, एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो हमेशा एक नेगेटिव, जैसे मैंने पहले ही बताया यहाँ पे, सोल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक दोनों की बात सेम ही है, सोल्यूट हो या ऑस्मोटिक हो, बोथ आर द सेम थिंग, सिनोनिम्स है, सेम मीनिंग वाले, सोल्यूट एंड ऑस्मोटिक आर द सेम मीनिंग। तो उसकी साइन हमेशा नेगेटिव रहती है क्योंकि वो पानी का पोटेंशियल जो है वो कम करता है, पानी की फ्री एनर्जी को कम करता है। इसलिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है हमेशा नेगेटिव रहेगा, बट ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कुछ भी याद नहीं रख सकते, एटलीस्ट इतना याद रखो। इनिशियली ना पहले-पहले ज़माने में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते थे नम सॉल्विंग के लिए, बट अभी तो नहीं है, सो इट्स गुड। प्लाज्मोलाइसिस को हम अगले क्लास में स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ तक आई गेस बहुत लोगों के लिए यस यशिका, मुझे पता चल गया। तो मैं वही सोच रही थी कि दिस इज़ इनफ फॉर यू गाइस टुडे, आज के लिए काफ़ी है कि नहीं? बहुत हो गया मैम, आज बहुत सारे न्यू-न्यू वर्ड्स पढ़ लिया हमने। फाइन, ये मैं नोट्स इमीडिएटली भेज भी दूंगी आपके ग्रुप्स में। अगले क्लास जब भी अगर बैच सेग्रीगेशन हो भी रहा है, दूसरे भी क्लास में अगर बैच में जा रहे हो, तो सभी चीजें सेम ही चल रही है, कोई भी बैच जाओ आप, कोई भी टीचर पे जाओ, तो सेम ही चीजों से पिकअप किया जाएगा, आगे पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आपको पहले पढ़ के आना जरूरी है। तो आप एनसीईआरटी से भी एक बार पढ़ लेना, एंड नोट्स भी आपको मैं भेज दूंगी, उसमें से भी एक बार पढ़ लेना इन द ग्रुप 6566। ठीक है। हाँ, यू कैन लीव द क्लास नाउ, मैं बोलने से पहले ही बहुत बच्चे छोड़ गए, है ना? इतना बोरिंग है क्या ये चैप्टर? ठीक है, कोई बात नहीं। यस, यू गाइस कैन लीव द क्लास, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके?